Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first collegium and changes. It may still be early days. तो collegium के ऊपर एक न्यूज़ आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. हम इसको देखेंगे, समझेंगे, इसके बारे में हमें समझना होगा. वी वुड अंडरस्टैंड अबाउट दी केसेस ऑल्सो जो इससे रिलेटेड है. ठीक है, एसपी गुप्ता केस जो है ये बहुत फेमस केस है. एवरीबडी शुड नो अबाउट इट. एनी सीरियस एस्पिरेंट मस्ट नो अबाउट इट. ठीक है. सेकेंड क्या है, वुमेन लीडर्स प्ले की रोल ड्यूरिंग ड्राइविंग चेंज सेस बिरला. तो यहाँ पे पंचायत से पार्लियामेंट के नाम पे एक प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, तो उससे रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को ये टॉपिक जो है ये करना होगा. एंड थर्ड इज रिगार्डिंग द डैम दैट चाइना इज़ मेकिंग ओवर यार्लुंग जांगपो. तो ये जो तीन न्यूज़ है आज के इंपॉर्टेंट है. तीनों को दीज टू will work for as your mains का topic and this would work as prelims के important topic के रूप में. ठीक है, चलिए पहला जो है द कॉलेजियम चेंजेस इट में स्टिल बी अर्ली डेज. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक आर्टिकल आया है रिगार्डिंग दी कॉलेजियम. द कॉलेजियम क्या है, कॉलेजियम है 5 जजेस का एक ग्रुप ऑफ 5 सीनियर मोस्ट जजेस, 4 सीनियर मोस्ट जजेस एंड द चीफ जस्टिस. उनका एक ग्रुपिंग है, उसको हम कहते हैं कॉलेजियम. और जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, आपके हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पे जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, बी इट जज ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ ऑफ हाई कोर्ट, जो जितने भी है चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज, ये सब कॉलेजियम के डिसीजन के कारण ही हुए जाते हैं. तो कॉलेजियम जो है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में जो है उभर के आया है. द कॉलेजियम the council will now conduct interviews of candidates who have been recommended for elevation as judges to the high courts. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट्स जो है, अब जितने भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं ना, उनको इंटरव्यू जो है वो लेंगे. कौन लेंगे? कॉलेजियम लेंगे, हाई कोर्ट के जजेस के रूप में. मैंने बोला ना, हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, जजेस का सिलेक्शन भी कॉलेजियम ही करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चीफ जस्टिस बट दी अदर जजेस जो हाई कोर्ट में प्रेजेंट रहते हैं. द पैनल विल ऑल्सो एक्सटेंड possible the panel will also, to the extent possible, exclude from selection those who are close relatives that have served or continue to serve as judges of the high courts or the supreme court. तो इसमें जितना वो लोग दूर रह सके, बिकॉज हमारे जुडिशरी में बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म है, क्योंकि जो क्लोज रिलेटिव्स जो होते हैं वो लोग ज़्यादातर ये स्पेस जो है वो एक्वायर करने में वो लोग को ज़्यादा ईजी रहता है. तो इसके कारण जो है ये पैनल ये भी डिस्कस कर रही है कि हम जितना दूर हो सके, जितना क्लोज ना हो, रिलेटिव कोई ना हो, उतने उसको हम सिलेक्ट करें. बाय देमसेल्फ नीदर ऑफ दीज रेजोल्यूशंस माइट सीम एस्पेशली रिमार्केबल. वन वुड थिंक दैट अपॉइंटमेंट्स to important position in the state in case of higher judiciary would require careful consideration, including a meeting by the decision makers with the nominated candidates. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बाय themselves neither of these resolutions might think especially remarkable. ये सब जो हमें रेजोल्यूशन से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहे, लेकिन ये अपने आप में ही बहुत ये बड़ा जो है डिसीजन लिया जा रहा है. ठीक है, एनी रिफॉर्म ऑफ द कॉलेजियन सिस्टम मच नीडेड एज इट इज विल गो so as far if the government is permitted to stonewall proposals on arbitrary, whimsical and often undisclosed ground. तो यहाँ पर जो है many a times क्या होता है कि जो कोलिजियम डिसीजंस लेते हैं वो डिसीजंस हमें क्लोज डोर्स में होते हैं. ठीक है, देयर इज क्लोज डोर्स मीटिंग्स और वहाँ पर डिसीजन लिया जाता है. तो वहाँ पर ये जो ऐसे टाइप के रिफॉर्म्स लाना कि मतलब उसमें आप सिलेक्शन कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स का जो डिजर्विंग है, एंड नॉट जस्ट दे हैव द रिलेटिव्स और द फैमिली पर्सनस इन द एंटायर कॉलेजियम, ऐसा नहीं हो कि इट इज़ अ बिग चेंज. ठीक है, बिकॉज आप जुडिशरी में जो है एक्सपेक्ट कर रहे लोग वो जो है वहाँ पर एंटर करेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक चेंज रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली दे वो आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज, राइट. सो ये कोई भी पॉलिसी हो तो उसके लिए हमें जो फिट जज है उसको हमें यहाँ पर इंक्लूड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज इट्स फाउंडेशन द कॉलेजियम इज ए प्रोडक्ट ऑफ जज मेड लॉ. कॉलेजियम हमारे संविधान में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि कॉलेजियम खुद एक जजेस के होने के कारण, जजेस के जितने लॉज है, जितना अंडरस्टैंडिंग है, जितना उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये जो है लॉस को लाया जा रहा है. ठीक है, जजेस के जो ये जो कॉलेजियम का जो पूरा सिद्धांत है ये किसी कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है, ये अपने आप ही अडेप्ट कर लिया गया है. इट हैज़ नो नॉर्मल रूल्स टू बाइंड इट, इट इज़ आंसरेबल टू नोबडी एंड इट इज एंड इट्स फंक्शनिंग वेदर इट इज पब्लिकेशन ऑफ इट्स डिसीजन और द ओपेसिटी द मिस्टेक ऑफ इट्स मेथड्स इट्स इज सफर्स्ट इन अ सर्टेन एडहोकिज्म. क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये कॉलेजियम का जो सिस्टम है ये ना ही किसी को जवाब देने के लिए तैयार है, इट इज़ दे डोंट हैव टू बी आंसर्ड.
और ये क्या है, कोई फॉर्मल रूल्स नहीं है कि इसमें ये सिलेक्ट होंगे, हमें ये प्रोसीजर सिलेक्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही क्या है, इसका फंक्शनिंग में क्या हो रहा है ये भी हमें बताना नहीं पड़ेगा। इट इज़ वेरी ओपेक इन नेचर, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं है, वेरी ओपेक इन नेचर है। रिप्लेसिंग this with a clear set of binding rule is essential to the maintenance of the system integrity। ऐसे रूल्स लाने चाहिए जो कि इसको हटाकर अगर हम कोई रूल ला रहे, दैट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट इन इट्स नेचर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द सुप्रीम judge of Supreme Court are to be appointed by the President of India in consultation with CJI and such other such judges that he or she deems fit। मतलब यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी वेग तरीके से, काफ़ी ब्रॉड सेंस में ये जो है लिख के दिया। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है सिलेक्शन जो होगा वो अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। कंसल्टेशन किसका होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन होगा विद अदर जजेस। ये अदर जजेस जो है, यहाँ पे ये कोलिजियम का सिस्टम जो है ये बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अदर जजेस दैट ही और शी डीम्स फिट, मतलब आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहेंगे पर साथ में कुछ और जजेस रहेंगे, ठीक है। ये कुछ और जजेस रहेंगे जो कि अपना जो है नॉमिनेशन बताएंगे टू द चीफ जस्टिस। और ये पूरा जो दोनों का जो टीम है, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड दी अदर जजेस, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, कोलिजियम जो है ये बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहीं पे भी कोलिजियम शब्द का यूज नहीं किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी कोलिजियम शब्द का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या लिखा है, अदर जजेस, ठीक है। ये अदर जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस दैट डीम्ड फिट। तो यहाँ पर कोलिजियम जो है ये धीरे धीरे बना है। यहाँ पर अदर जजेस लिखा है, एक जज भी हो सकते हैं, 2 जज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये मतलब जितना हम आगे बढ़ते गए, हमने जितना लॉ को इंटरप्रेट किया, जितना हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया, उस हिसाब से हमें ये पता चला। जजेस टू द हाई कोर्ट्स आर टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द सीजीआई, ठीक है। ये हाई कोर्ट के भी जितने भी जजेस हैं वो सबको भी हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है वही हमारे अपॉइंट करते हैं विद कंसल्टेशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के साथ ही यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहती है, साथ में गवर्नर ऑफ द स्टेट रहते हैं एंड द चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट। प्रेजेंट जो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस है वो प्लस गवर्नर प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलके एक डिसीजन लेते हैं और वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। इन द केस ऑफ ट्रांसफर्स द प्रेसिडेंट में मूव जज फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर बट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कि अगर आप किसी जज को फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर मूव करना चाहते हैं तब भी आपको कंसल्ट करना होगा, किनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करके ही आप जो है मूव करा सकते हैं। These stipulations are by themselves clear, but in failing to define what manner of consultation ought to be made, in failing to explicate how transparent this process needs to be, the provisions open themselves for judicial consideration। यहाँ पर ये तो लिखा है कि हम कंसल्ट करेंगे, लेकिन किस टाइप का कंसल्टेशन होगा, ये एडवाइजरी कंसल्टेशन होगा, बाइंडिंग कंसल्टेशन होगा, इस टाइप का कोई भी जो एग्जैक्ट वर्डिंग्स है ये नहीं लिखा गया है, ठीक है। 1993 में, इसी के तहत 1993 में जो है एक पॉपुलर सेकंड जजेस केस हुआ। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट जजेस केस जो है वो हमें देखने को मिलता है। सेकंड जजेस केस में क्या बोला गया है, ये जो वर्ड कंसल्टेशन है इसका मतलब क्या है, कॉन्करेंस। मतलब अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं तो आपको ये मानना होगा, दिस इज बाइंडिंग इन नेचर, ठीक है, बाइंडिंग इन नेचर है। अगर आप हमसे कंसल्ट कर रहे हैं कि हमको कौन चाहिए, हमारे कौन से चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, तो आपका ये जो कंसल्टेशन है दिस डजंट मीन कि आप हमसे एडवाइस लेके चले गए। इट इज नॉट एडवाइजरी कंसल्टेशन, रादर इट इज कॉन्करेंस। आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा। एंड कंकरेंस नॉट ओनली फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बट फ्रॉम अ कोलिजियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कॉन्करेंस जो है सिर्फ और सिर्फ आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नहीं बल्कि आपको कोलिजियम का जो बात है उसको मानना होगा। इन द प्रोसेस द कोर्ट फैशन्ड अ होल न्यू प्रोसीजर दैट इज बिलीव्ड टू बी मेंटेन्ड that it believed would maintain both fidelity and bare text of the constitution's words and the chief objective of ensuring an independent and autonomous judiciary। ये बहुत important है, हमारे फेडरलिज्म का कैरेक्टर है इंडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो यहाँ पर ये इसीलिए लाया गया कि चीफ जस्टिस और ये कोलिजियम का बात माना ही जाएगा ताकि कोई भी एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, आपके प्रेसिडेंट आते हैं,
आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ठीक है, आपके यहाँ पर और भी जो आपके यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है ये यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ फॉर्म किया जाता है, ठीक है। एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल भी आते हैं, एडवोकेट जनरल भी इस एग्जीक्यूटिव में आते हैं, ताकि हमारा जो जुडिशरी है इसमें इस एग्जीक्यूटिव का जो है, दिस एग्जीक्यूटिव पोर्शन ये ना इंटरफेयर करे, इसीलिए कोलिजियम जो है ये जो एडवाइस देगा दैट वुड बी बाइंडिंग इन नेचर। ये आपको एडवाइजरी जुरिस्ट, ये आपका एडवाइस नहीं दे रहे, ये आपको बाइंड करना होगा, ये आपको मानना ही होगा, ठीक है। इन शॉर्ट इट पोस्टुलेट्स द फॉलोइंग, द रिकमेंडेशन to the appointment of new judge to a high court or supreme court, to transfer a judge from one high court to another, to elect a new chief justice of high court would come from the collegium। मतलब जितने important decisions हैं हमारे जुडिशरी के वो सब collegium लेंगे, ठीक है। a body comprising of chief justice and his 4 senior colleagues, ठीक है, chief justice of India और साथ में 4 senior colleagues जो है, in same cases 2 members and in other cases 4, sometimes it is 3 और sometimes it can be 5 members, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जितने बड़े अपॉइंटमेंट्स है, जितने रिमूवल है, जितने चेंजिंग है, वो सब आपके इन कॉन्करेंस विद कोलिजियम रहेगा। द कोलिजियम विल मेक दिस रिकमेंडेशन आफ्टर टेकिंग व्यूज ऑफ कंसल्टी जजेस, ठीक है, बहुत सारे कंसल्टी जजेस है जिससे कंसल्टेशन लिया जाएगा और उसके बाद कोलिजियम जो है अपना खुद का एक डिसीजन बनाएगा। Once the recommendation is made, the union government can either choose to accept the proposal or return the proposal for reconsideration. Upon reconsideration, if the proposal is submitted, a new मतलब सेम तरीके से जो है और या फिर चेंज करके जो है अगर उनको भेजा कि मतलब आपका रिकमेंडेशन हमने लेट्स से ये XYZ पर्सन है, ये कोलिजियम ने सिलेक्ट किया कि ये हाई कोर्ट बनेंगे, हाई कोर्ट के जज बनेंगे, तो नाउ द कोलिजियम विल गिव दिस टू दी हमारे एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, हमारे एग्जीक्यूटिव जो कि गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट को वो देंगे। अब गवर्नमेंट अगर कहती है कि भैया आप जो है थोड़ा सा हम आपको चाहते हैं कि आप इनको ना डालें, किसी और को डालें, नाउ द कोलिजियम, इफ कोलिजियम अगेन रिसेंट्स दिस सेम पर्सन को ही अगर वो भेज देता है, अब उनके पास गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, इनको ही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, इनको ही सिलेक्ट करना होगा। या दूसरा केस क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन के लिए भेजा और हमारे जो कोलिजियम है उन्होंने सोचा कि ठीक है चलिए इनको नहीं लेके हम दूसरे एक पर्सनैलिटी को भेज देते हैं, नाउ गवर्नमेंट हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो एक बार रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हैं, दूसरे बार अगर भेजा तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। SP गुप्ता केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, फर्स्ट जजेस केस भी हम इसको कहते हैं, फर्स्ट जज केस भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा, पहला जो जजेस केस है उसमें जो कोलिजियम का जो एडवाइस था ना, इट वॉज नॉट कॉन्करेंट, ठीक है, इसमें कॉन्करेंस नहीं था, इट वॉज इट वॉज मेयरली एक्सचेंज ऑफ व्यूज, ठीक है, ये इसमें सिर्फ क्या है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज ऐसा कहा गया था। फर्स्ट जज केस जो SP गुप्ता केस जो था, इसमें बस बोला गया था कि जो हम जो आपसे एडवाइस ले रहे हैं कोलिजियम से, हम पूछ रहे कि हमको ये इनको बनवाना है, क्या हम बनाए, इट इज मेयरली एक्सचेंज ऑफ व्यूज, इट डजंट होल्ड कॉन्करेंस। लेकिन सेकंड जजेस केस हमने अभी देखा 1993 में जो हुआ, इसमें प्रीवियस जो जजमेंट है उसको रिवर्स करके क्या बोला कि हाँ, डेफिनेशन ऑफ कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस, आपको हमारे जो बात है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। It was decided that the advice tendered by Chief Justice in regard to the appointment of judges to the Supreme Court is binding on the very important precedent. Further, the Chief Justice of India is required to consult with 2 of his most senior colleagues before tendering such an advice. तो यहाँ पर जो है collegium जो है, as you can understand, it is a very important, very powerful body that they have met. Third judges case जो है 1998 में हुआ, Supreme Court stated that consultation process to be adopted by Chief Justice required consultation of plurality, ठीक है। इसमें सेकंड जजेस में जो है यहाँ पर जो भी कंसल्टेशन जो है उसको सिर्फ एक जज के पास जो है ये पावर नहीं होना चाहिए, इसको बोला गया है कि आपका जो कोलिजियम होगा ये किससे होगा, प्लूरैलिटी जजेस, मतलब प्लूरल जजेस मतलब क्या है, प्लूरैलिटी ऑफ जजेस मतलब कि सिर्फ एक इंसान के कहने पे हम नहीं करेंगे, देयर शुड बी मोर देन 1 जजेस, मतलब 2-4 लोगों का सहमति होने के बाद ही हम जो है ये एक्सेप्ट जो है ये करेंगे। द चीफ जस्टिस शुड कंसल्ट कोलिजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इवन if 2 judges give an adverse opinion, they should not send the recommendation to the government. अगर उनमें से 2 जज भी ये मानते कि नहीं हमें इनको नहीं भेजना चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, तो इनको कोलिजियम को ये भेजना नहीं चाहिए। तभी 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में
एनजैक को लाया गया था। एनजैक जो है वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन था, एनजैक, ठीक है। इसमें क्या है, जुडिशरी के जितने अपॉइंटमेंट है, इसमें क्या होने वाला था कि एग्जीक्यूटिव से कुछ मेंबर और जुडिशरी के कुछ मेंबर होने वाले थे, लेकिन इसको बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। हाउएवर 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड नलिफाइड इट, स्टेटिंग दैट इट पोज्ड अ थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसको वॉइड जो है डिक्लेयर कर दिया गया था, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। ठीक है, सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। काफ़ी डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आपको ये अच्छे से करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज वुमेन लीडर्स प्ले अ की रोल इन ड्राइविंग चेंज, सेज बिरला, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पंचायत से पार्लियामेंट जो है एक प्रोग्राम जो है ये चल रहा है, हाईलाइटिंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ वुमेन लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस एट द पंचायत लेवल। द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन मंडे सेड द इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन स्पेशली फ्रॉम रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज वर पिवटल फॉर सोशियो इकोनॉमिक चेंज। तो सोशियो इकोनॉमिक चेंज में वी ऑल नो वुमेन लेड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, एंड वुमेन लेड चेंज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल चेंज रहता है, एज वी ऑल नो एंड वी हैव ऑल विटनेस्ड। एंड लोग जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इतना एम्पावर्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ द पावर्स दैट द एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज बिस्टोड टू दी पंचायत, कि इतना ज़्यादा एम्पावर्ड जो है आपको देखने को मिलेगा। एवरी प्लेस जहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है वो सेट जहाँ पे भी बनाए गए हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें विमेन लेड डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। मिस्टर बिरला एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेवरेजिंग वुमेन्स लीडरशिप इन एड्रेसिंग प्रेसिंग रूरल इशूज़। कोई भी रूरल इशू में अगर हम वुमेन को इंक्लूड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज लैक ऑफ क्रेडिट, लेकिन वुमेन के साथ अगर वुमेन साथ में जुड़ जाए तब वो SHG बना के क्रेडिट का इन्फ्लो को जो है वो इंक्रीज कर सकती है। तो कोई भी रूरल इशू है, ठीक है, लेट्स से देयर वर इशूज, लेट्स से चिपको मूवमेंट, ठीक है, तो चिपको मूवमेंट में भी वुमेन का जो है इंक्लूजन बहुत ज़्यादा, और उनका रोल बहुत बड़ा था यहाँ पर, ठीक है। चिपको मूवमेंट है, वी सी लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे वुमेन जो है व्हेन दे कम टुगेदर दे कैन अचीव वंडर्स। तो इसके कारण जो है जितने भी इंपॉर्टेंट रूरल इशू है उसमें अगर वुमेन चाहे तो वो अपना लीडरशिप स्किल्स भी यहाँ पर दिखा सकती है। ही प्रेज द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ऑफ ट्राइबल वुमेन हु हैड बीन creating self-reliant villages through the initiatives in traditional crafts, online businesses, local production. तो ये तो हमें पता ही है, as we live in a state where there are lot of tribal population living in this state, तो हमें पता ही है कि हमारे यहाँ के ट्राइबल महिलाएं कितनी ज़्यादा एम्पावर्ड है, कितना ज़्यादा वो रिसोर्सफुल है, कितना ज़्यादा वो बिजनेसेस क्रिएट करती है, कितना ज़्यादा वो they have such good leadership skills, and हमारे आसपास भी, as we live in northeastern region, we all know that women from across the tribes, they never hesitate to come in forefront, और वो काम करना चाहती है, as we know the tribal women का जो dedication है, and not just tribal women for that matter, every rural villages have some or the other micro entrepreneurs who are especially women, and women led development is the most positive development any country can see. तो यहाँ पर उनका काम जो है वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है, ठीक है। He said that there were positive impact of women leading representative institutions at the panchayat level, citing better and more सेंसिटिव लीडरशिप दैट इफेक्टिवली एड्रेसेस कम्युनिटी कंसर्न्स, ठीक है। तो वुमेन जो लीडरशिप जो है उनके वहाँ पे जितने भी कम्युनिटी के कंसर्न्स होते हैं उनको सुनती है और वर्डिक्ट भी देती है। women's personal experiences with societal difficulties enable them to develop more robust solutions to local challenges, he said, attributing to their innate problem solving skills which facilitate a deeper understanding of issues and formulation of strategic approaches. तो women जो है as they themselves face those societal issues, जो है बहुत सारी सोसाइटी के सीलिंग्स है जिनको they themselves face it, और उनको पता होता है कि उनके यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो as somebody who is in the ground and who is facing that problem would understand and would try to solve that issue, right? So उनके जो है जितने भी solutions होते हैं ना, अगर जैसे क्रेडिट नहीं है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दीजिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप कितना बड़ा है हमारे यहाँ पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो जो पूरा सिस्टम है वो कितना बड़ा है, कितना रॉबस्ट है,
ठीक है, ये तो हमें पता ही है। तो कोई इशू है उसको एकदम बहुत डीप लेवल पे सोचना, उसके बारे में कुछ एक सॉल्यूशन बना के लेकर आना, इट इज़ बहुत उनका जो क्रिटिकल एनालिसिस है, और वो क्योंकि खुद ही उस प्रॉब्लम से जूझ के गई है तो उनको पता होता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। Mr. Birla stressed on the crucial role of women's participation in the democratic system and said that their increased involvement would yield greater socio-economic transformation in people's lives. तो ये तो पंचायत में तो है ही, पर पार्लियामेंट में भी आफ्टर 2026 वी वुड हैव जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो लग जाएंगे। उसके बाद हम लोकसभा में भी 33% सीट्स जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, और उसी के साथ हमारा जो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी, नॉट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, पर जो हमारा यूएनडीपी में, ठीक है, हमारा जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें हमारा रैंकिंग्स भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि उसमें एक हिस्सा जो है हमारा विमेन का पार्टिसिपेशन इन दी पार्लियामेंट जो है उसमें भी एक हिस्सा रहेगा। तो 33% जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे एंड विमेन का जो नंबर इंक्रीज होगा, तो हमारे जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसमें भी हमारे रैंकिंग्स इंप्रूव करेंगे। और साथ ही इस बार अगर आप देखेंगे तो विमेन का जो नंबर्स है दैट हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द पास्ट 3 और 4 इलेक्शंस, राइट। तो इस बार महिलाओं का जो नंबर है वो भी इंक्रीज हुआ है इन दी पार्लियामेंट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और पंचायत में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। द स्पीकर नोटेड दैट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल इन द पंचायत टू द नेशनल अरीना इन पार्लियामेंट, पंचायत से पार्लियामेंट, इसीलिए द लीडरशिप ऑफ वुमेन हैड बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राइविंग चेंज, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड क्रिएटिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट मॉडल्स। तो यहाँ पर जो विमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसके कारण जो है हमारे बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिला है, और चेंज लाया है, अकाउंटेबिलिटी आया है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट मॉडल्स आए हैं जिसमें हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं, लेट नोबडी स्टेज बिहाइंड। ही लॉडेड द ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ विमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सेवरल स्टेट्स में जो है 33% से ज़्यादा, और किसी किसी केसेस में तो 50% से भी ज़्यादा जो है पंचायत जो है वो महिलाएं द्वारा रन किए जाते हैं। These measures, he stressed, are not symbolic but significant towards sustainable and inclusive governance. तो sustainable and inclusive governance के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा जो है हमारे लिए एक एग्जाम्पल वो सेट करता है। The event saw the participation of more than 500 tribal women representative from पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ 22 states and union territories. तो 500 ट्राइबल महिलाएं जो है यहाँ पर आई थी, उन्होंने पंचायत को अपना अपना रिप्रेजेंट जो है यहाँ पर किया था। इसका नाम क्या है? पंचायत से पार्लियामेंट। यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन इन दिस टॉपिक इन दिस मीटिंग इन योर आंसर्स। यू वुड फेच एन एक्स्ट्रा मार्क बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये लेकर आती हूँ ताकि ये आप अपने आंसर में लिखिए, आप खुद देखिएगा, यू वुड फील द डिफरेंस कि आपको जो है 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वाई? बिकॉज यू आर राइटिंग द थिंग्स, यू आर अवेयर। आंसर जो पेपर चेकर होंगे उनको पता रहेगा कि अच्छा ये तो अवेयर है, इनको पता है कि ये आंसर जो है ये पढ़ रहे हैं, इनको पता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। सो वुड डेफिनेटली फेच 1 एक्स्ट्रा मार्क, ठीक है। लास्ट न्यूज फॉर द डे इज चाइना सेज प्लान्ड डैम विल नॉट अफेक्ट वाटर फ्लोज इन टू इंडिया, ठीक है। तो हमारा जो एक डैम है वो बन रहा है, इट इज बीइंग मेड बाय चाइना। चाइना एक डैम बना रहा है ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर, तिब्बत में जो यार्लुंग सांगपो है वहां पर ये डैम बनाया जा रहा है। सो उसका क्या इम्प्लीकेशंस रहेगा? यहाँ पर इंडिया ने जो है अपना कंसर्न जताया कि हम ही लोअर रिपेरियन स्टेट में नहीं है, वी हैव बांग्लादेश ऑल्सो जिनके यहाँ पर पानी कहाँ पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली दे सेड कि यहाँ पर कोई भी विल नॉट हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डाउनस्ट्रीम कंट्रीज इंडिया एंड बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र के ऊपर, यार्लुंग सांगपो के ऊपर जो ये बना रहे उसके कारण हमारे यहाँ पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। द प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अराउंड $137 billion is located at ecologically fragile Himalayan region with a tectonic plate boundary where earthquakes occur frequently. Now imagine there is one dam ecologically fragile region में बना है। Now अगर डैम का क्या काम है कि पानी को वो सस्टेन्ड मैनर पे वो रिलीज करता है। नाउ इमेजिन इफ देर इज वन बिग ऑफ अ अर्थक्वेक दैट कम्स एंड ऑल द वाटर गेट रिलीज इन द वाटर, वुडंट इट फ्लड इन एंड अराउंड द एरिया? एंड हमारे जो स्टेट्स हैं, जो हिमालयन स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न के, जहाँ से भी ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कर रहा है, वुडंट इट बी फ्लडेड, ठीक है। सो इसका जो इम्प्लीकेशन है काफ़ी बड़ा है, जो इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन आप जो है मतलब बनाए जा रहे हैं ऐसे डैम जो आप कंस्ट्रक्ट करें इन दिस फ्रेजाइल रीजन, इट इज़ अ बिग नो नो। एंड आज के दिन ही एक बड़ा अर्थक्वेक आया है नेपाल में,
तो इस टाइप के अगर आप भूटान और तिब्बत वाले एरियाज में अगर आप बना रहे, दिस इज समथिंग यू आर प्लेइंग विथ फायर, वी से लाइक दिस, राइट, कि आप जो है आग के साथ खेल रहे हैं. सो ये यारलुंग सांगपो पे चाइना जो है काफ़ी बड़ा ये बना रहे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है, चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री का कहा है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ये नहीं होगा, ऐसा इन्होंने कहा है. रिप्लाई किया है क्वेश्चन पे, जब इंडियन ऑफिशियल्स ने उनसे पूछा था कि इंडियन कंसर्न्स जो है एक्सप्रेस किया गया था बाय दी जर्नलिस्ट. ठीक है, लास्ट मंथ चाइना अप्रूव्ड plans to build a dam over Brahmaputra called Yarlung Sangpo in Tibet close to Indian border. ठीक है, the dam to be constructed on the Yarlung Sangpo river which is the Tibetan name of Brahmaputra river. ठीक है, ब्रह्मपुत्र का टिबेटन नेम क्या है, यार्लुंग सांगपो. रीजन जो है ये तिब्बत के पास है. यहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा सा गॉर्ज है, वो गॉर्ज से जो है नदी जो है फ्लो करके आती है और नामचा बरवा के पास क्योंकि एक बेंड है, इसी के कारण जो है उस बेंड से ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है. ठीक है, और फिर अरुणाचल प्रदेश से वो आसाम आती है, आसाम से बांग्लादेश चली जाती है. यहाँ पर क्या है, 3 गॉर्ज के ऊपर ये जो है डैम बनाया जा रहा है. दैट प्रोजेक्ट विल सरपास चाइनाज 3 गॉर्जेस डैम विच इज करेंटली द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. ठीक है, ये जो 3 गॉर्जेस डैम है, ठीक है, ये चाइना का सबसे बड़ा डैम है, लेकिन ये जो डैम अब न्यू जो डैम बन रहा है ये उससे भी बहुत बड़ा है. दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बन रहा है, दिस इज दैट डैम. ठीक है, अर्लियर प्रोजेक्ट्स ऑन ब्रह्मपुत्र बाय इन चाइना. ठीक है, जैसे कि जांगमू पे चाइना ने यहाँ पर पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये बनाया था. उसके बाद क्या है, डागू, जीखू एंड जियाछा, इस पे जो है नदी के अपर और मिडिल जो रीचेस है वहाँ पर इन्होंने बनाया है. एंड उसके साथ साथ ये 1 2 3 4 दिस विल बी दी, आई थिंक इट विल बी दी 5th प्रोजेक्ट ऑफ चाइना ओवर दी ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है, सो ये काफ़ी जो है हम देखते हैं कि अब किस तरीके से क्या डिसीजन लिया जाता है. ऑब्वियसली आर डिप्लोमेसी विल कम एंड प्ले अगर हमें लगता है कि इस टाइप का कोई डैम जो है हमारे लिए, बट डैम ऑलमोस्ट इज़ रेडी. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑलमोस्ट रेडी. सो अब लेट अस सी एंड प्रे कि ऐसा कुछ ना हो, बिकॉज देन द ब्रह्मपुत्र विल बी फ्लडेड एक्सेसिवली फ्लड जो है वहाँ पे क्रिएट होगा एंड बहुत बड़ा ये हैवॉक जो है ये क्रिएट होगा. ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आपको होपफुली समझ में आ गया होगा. All right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.